व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन की 10 डे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग 70 on 70 स्कोर कर जाओ फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन बच्चों हमारा एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम फिर एंड में आके स्ट्रगल करते हैं, पैनिक करते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हम फिजिकल एजुकेशन को कैसे कवर करें। तो हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है जिसमें हम अपने फिजिकल एजुकेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखो फिजिकल एजुकेशन में एक तो ये चीज़ है कि अगर आपने बहुत अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप आगे के आने वाले अपने पेपर में वो लिख भी पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट होती हैं। और अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो भी आपको अच्छे नंबर इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अब हमारे पास सिर्फ 250 आवर्स बचे हैं फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम में, और इस 250 आवर्स को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि हम फिजिकल एजुकेशन में 70 on 70 स्कोर कर जाए। ठीक है, तो अब मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम फटाफट से शुरू करते हैं कि हमें अपने इस 10 दिन को कैसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें फोकस करना है हाई वेटेड चैप्टर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 250 आवर्स का टाइम बचा है, तो इस 250 घंटे को मुझे ऐसे निचोड़ना है उस सब्जेक्ट को ताकि जब मैं एग्जामिनेशन में बैठूं तो मेरे को पूरा पेपर आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने हाई वेटेड चैप्टर्स पे। हम हाई वेटेड चैप्टर्स से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि अगर आप उन्हीं चैप्टर्स से शुरू कर लो जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, तो देखो आपके कितने नंबर ऐसे पक्के होते चले जाएंगे। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, जैसे सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, हम बायोमैकेनिक्स करेंगे, क्योंकि बायोमैकेनिक्स वाली यूनिट जो है वो हमारी 10 मार्क्स की आएगी। तो सबसे पहले ऑन डे 1 हम क्या करेंगे, हम बायोमैकेनिक्स वाला चैप्टर करेंगे और उसी के साथ साथ हम ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का चैप्टर भी करेंगे जो 9 मार्क्स का आता है। ऐसे ही एक दिन में आप अपने 19 नंबर पक्के कर लेते हो। अब जब आप इसकी तैयारी कर रहे हो तब आपको ध्यान में रखना है कि आपको फिजिकल एजुकेशन जो हमारी स्पीड सीरीज है, अगर नहीं देखी है तो उसको देख लेना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो आप स्पीड सीरीज की हेल्प ले सकते हो। नहीं तो जो फिजिकल एजुकेशन का हमारा चैंपियन कोर्स है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस एक ही कोर्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, मेंटोरशिप, डाउट सेशन, नोट्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो आपको कोर्स में बेटर मिलती हैं और इन डिटेल भी मिलती हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे तैयारी करनी है कि आप 2 या 3 बार अगर पढ़ रहे हो एक दिन में उस चैप्टर को, तो वो चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा तैयार हो जाए। ठीक है, तो आपने लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर्स को अपने डे नंबर 1 पे कंप्लीट करना है। फिर बच्चों डे नंबर 2 पे आप टेस्ट एंड मेजरमेंट की यूनिट करोगे जो 8 मार्क्स की है, और उसी के साथ साथ आप चाइल्ड एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स करोगे जो आएगा हमारा 7 मार्क्स का। अब अगेन हमें ध्यान में रखना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बैलेंस डाइट बताओ क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्यों है, और उस बैलेंस डाइट के मुझे आप कंपोनेंट्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट मेरी एक संपूर्ण मील होती है जिसमें मेरे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, मेरे प्रोटीन्स होंगे, मेरा फैट होगा, मेरे विटामिन्स होंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताना। तो ये जब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो पेपर में क्या लिख के आओगे। फिर आपको आसन्स पता होने चाहिए, उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन से आसन की क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद बेटा हम 3rd डे पे अपना करेंगे साइकोलॉजी वाला यूनिट और स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वाला, जो दोनों ही अगेन 7 मार्क्स का है। उसके बाद हम योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर करेंगे जो 6 मार्क्स का है। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स करेंगे जो हमारा 5 मार्क्स का है। और सबसे कम नंबर की हमारी जो यूनिट है वो है हमारी फिजियोलॉजी की यूनिट। तो हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं हम इसी चार्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें हाई वेटेड चैप्टर से ही शुरू करना है ताकि हमारे काफ़ी सारे नंबर जो है वो
पक्के होते चले जाएं। और जब आप इन सब की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ ये मत करना कि पढ़ते पढ़ते आप नोट्स बनाने बैठ रहे हो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप इन्हीं चैप्टर्स को 2, 3, 4 बार ही उसी दिन में देख लो, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ भी आ जाए और आपके दिमाग में चीज़ें बैठती भी चली जाए। एक और टिप दे देती हूँ कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, लेट्स से कि आपने बायोमैकेनिक्स जो है वो 2 बार देख लिया, अगर आप मेरी वीडियो से देख रहे हो तो वो 30 मिनट्स का लेक्चर है। अब वही 30 मिनट्स का लेक्चर आप एक दिन में 4 से 5 बार देख लोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ ही जाएगी, नेचुरल सी बात है। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आपने 2-3 बार देख लिया तो आप एक खाली शीट ले लो और उस खाली शीट में आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप स्क्रिबल कर लो 4-5 बार, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। जैसे लीवर्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने उसमें सीसॉ एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर हमारा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल में हम लोग आपको एग्जांपल किसका देते हैं, हम आपको एग्जांपल देते हैं जेवलिन थ्रो का, कि हम किस एंगल पे फेंकेंगे, उस एंगल को क्या बोला जाता है, कौन सा बेस्ट एंगल है, क्यों है वो बेस्ट एंगल, और जब हम जेवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें उसे अफेक्ट करती हैं, वो किस तरीके से अफेक्ट करेंगी, वो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करेंगी। तो ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हमारे 18 नंबर एमसीक्यूज में, और हमें उन 18 नंबर को भी पक्का करना है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है कि अगर मैं आपसे डिफॉर्मिटीज के बारे में पूछूं और मैं आपको बोलूं कि मुझे आप बेटा डिफरेंस बताओ नॉकनीज और बो लेग्स में क्या फर्क है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो नॉकनीज होती है उसमें जो हमारी नी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और नीचे बहुत ज्यादा गैप होता है, उसको हम नॉकनी कहते हैं। अच्छा, अब नॉकनी किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, राइट, ओबेसिटी की वजह से होती है। उसी के साथ साथ जो हमारा बो लेग्स है उसमें उल्टा होता है, राइट, उसमें फुट में कोई स्पेस नहीं होता, ऊपर आपकी नी में स्पेस होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर लेट्स से मैं एक और एग्जांपल ले लूं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। फिर हम उसमें पढ़ते हैं एक फैमिली ऑफ विटामिन डी, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण परिवार होता है वो विटामिन बी का, उसके कुछ अदर नेम्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। किसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। फीमेल ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 चीज़ें क्या आती हैं, अच्छा वो क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो वाई होता है ना आपका वाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दोगे तभी आपके देखो एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे, है ना, आपके एमसीक्यूज सॉल्व होंगे, आपके आंसर राइटिंग बेटर होगी। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बैलेंस डाइट की मीनिंग क्या है, उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होगी भाई उसकी कि अगर आप संपूर्ण मील लेते हो आपकी जो हेल्थ है वो बड़ी अच्छी होगी, आप फिट रहोगे, आप ज़्यादा देर तक काम कर पाओगे, आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती है। तो जब भी मैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बोलती हूँ तो ये है कि भाई मैं आपसे 2 चीजों में डिफरेंस पूछ रही हूँ तो वो आपको पता होना चाहिए। अब यही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो हमें इन 10 दिनों में ध्यान देना है वो है PYQs, क्योंकि जो हमारे PYQs हैं उसी से हमारा काफ़ी सारा पेपर आ जाता है और फिजिकल एजुकेशन पेपर जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं कि हाँ ये टॉपिक्स हैं जो पिछली बार से बहुत टाइम से रिपीट होते हैं। जैसे लीवर्स का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योगा उसके कॉजेस, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कुछ कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह जो है वो याद कर लोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप देखो अगर आपने पढ़ाई करी है, जैसे हमारी स्पीड सीरीज से अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें उसमें रेपिटेटिव हैं। तो आप जब कॉमन चीज़ें निकाल लोगे और उसी को याद कर लोगे तो उसी से आपका काम बन जाएगा। वैसे ही जैसे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, अब जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता
जाता है कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में क्या क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर आप सैम्पल पेपर देखोगे तो सैम्पल पेपर में MCQ में असर्शन और रीजनिंग में उन्होंने प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा है। तो जब तक आपको उसका इन डेप्थ क्लैरिटी नहीं होगी, चीज़ें नहीं पता होंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें PYQs को इम्पोर्टेंस देनी है, पर ये नहीं बोलना है कि हमारे लिए पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि हमारे एग्जामिनेशंस बहुत ही तेज़ी से बदल रहे हैं, तो कोई भी जो नया टॉपिक है या कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, वो भी आ सकता है। तो हमें ये भी ध्यान में देना है कि PYQs भी इंपॉर्टेंट है, पर हाँ, हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ PYQ ही करके चले जाएं और हो गया। अगर आप सिर्फ PYQ पे भरोसा करके चले जाओगे तो ऐसा नहीं है कि 100% पेपर सेम आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब जो पेपर है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है ना। आपको पिक्चर्स भी दी जाती हैं कि आसन की पिक्चर दे देते हैं वो, कि अब आप बताओ ये कौन सा आसन है, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे हो सकता है कि बाय का फॉर्मूला वो पूछ लें या फिर निकालना ही पूछ लें वो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PYQ से आपको ध्यान में रखना है, लीवर्स का टॉपिक है, फीमेल ट्राइड है ना, और हमारे फ्रैक्चर्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। हमने जैसे डिफॉर्मिटीज़ की बात करी, फ्लैट फुट है, राउंड शोल्डर्स हो गया, बो लेग्स हो गए, हमारी नॉक नीज हो गई, ये सारी चीज़ें जो है बहुत टाइम से रिपीट होती हैं और ये होती भी हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में भी होंगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हमने इस पर भी फोकस करना है और अपने अदर टॉपिक्स पर भी फोकस रखना है, बट हाँ, इसको आपने थोड़े ज़्यादा ध्यान से प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट है बेटा, डोंट इग्नोर MCQs। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब भी प्रिपेयर करते हैं तो वो प्रिपेयर करते हैं सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम की। वो भूल गए हैं कि अब जो है आपका CBSE ने आपका एग्जामिनेशन पैटर्न बदल दिया है और आपके बच्चों 18 मार्क्स, आपके 18 मार्क्स MCQ में आते हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर इस साल का किया है तो आपको पता होगा, अगर आपने लास्ट ईयर का किया है तो भी आपको पता होगा कि MCQ की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब MCQ को हम प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ अपना योगा वाला, तो आप योगा वाले चैप्टर में देखो कि क्या क्या हमने डिजीजेस के बारे में बात करी है। तो आपको डिजीजेस का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। वो डिजीजेस किस वजह से होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको किस पे ध्यान देना है, कोई भी डेफिनेशन मेंशन्ड है, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन मेंशन्ड है, कोई भी बेटा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज का अदर नेम है, फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। फिर आसन है, आसन की फोटोज, आसन की फोटो दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि पैरालंपिक्स है, डेफी ओलंपिक्स है, वो कब आया था, क्यों आया था, किस ईयर में आया था, पहली बार वो कहाँ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपके MCQ में आती है। तो जैसे ही आप लाइन बाय लाइन, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमारे फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स में मिलेगा, जिसमें मैंने आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। और उसी लाइन बाय लाइन में हमने ये भी आपको बताया है भाई कि हाँ, यहाँ से MCQ बन सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो CBSE पूछ ले, चाहे वो आपकी NTA पूछ ले। तो हर लाइन की निटिग्रिटीज में जाना, चीज़ों को उस तरीके से पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो आप सोचो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि CBSE इससे क्या 1 मार्कर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। अब बच्चों, हमें प्रिपेयर करना है हमारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते ही होते हैं, जैसे लीवर्स हमेशा रिपीट होता है, बैलेंस डाइट, ठीक है, प्रोजेक्टाइल, फीमेल ट्राइड, ठीक है। हाँ, हमारे फिक्सचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी केसेस पता होना चाहिए, सीडिंग क्या है, स्पेशल सीडिंग क्या है, ठीक है। तो हमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप ये कर जाते हो तो आप मान के चलो कि हो सकता है कि 30% 35% पेपर आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
फिर बच्चों हमें करना है अटेम्प्ट अपने सैंपल पेपर को टाइमर के साथ। अब सैंपल पेपर बच्चे नहीं करते हैं, क्यों नहीं करके जाते हैं? क्योंकि टाइम ही नहीं होता, क्योंकि बच्चे 1 या 2 दिन पहले जागते हैं कि ओ माय गॉड मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, मुझे अब 2 दिन में पढ़कर जाना है। तो हमें ये सब नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप 5 दिन लगाओ, 2-2 चैप्टर करो और आपके 10 चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आपने ख़त्म कर लिया अपना सिलेबस, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपने सैम्पल पेपर लगाना है। अब आपने सैम्पल पेपर इस साल का तो लगाना ही लगाना है, उसके अलावा हम प्रीवियस 3 इयर्स के भी लगाएंगे। अब सैम्पल पेपर लगाने से क्या होगा, सैम्पल पेपर बच्चों आपके लिए एक मॉक एग्जाम की तरह काम करता है, मॉक एग्जाम की तरह काम करता है। अब आपको क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट निकालना है। सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट निकालना है, आप जाएंगे और आप जाकर अपने लिए हॉरिजॉन्टल शीट्स लेकर आएंगे, ठीक है, और आप सैम्पल पेपर को लगाएंगे। अब आपको पता होगा कि फिजिकल एजुकेशन में 5 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन आपका 1 मार्कर का होता है, फिर 2 मार्कर का होता है और लास्ट सेक्शन हमारा 5 मार्कर का होता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई आप अपना पेपर जो है सेक्शन 5 से शुरू करो, क्योंकि वो भाई 5 नंबर का है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है वो पहले ही अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सेक्शन 5 से पूरा उस ऑर्डर में करना है। अगर वैसे नहीं करना तो आप 1 से पूरा एंड तक शुरू करेंगे, ठीक है। और बहुत नीट पेपर करना, उसमें डायग्राम्स होने चाहिए, आपके इंपॉर्टेंट डेट्स होनी चाहिए, नाम होने चाहिए, जहाँ पे फ्लो चार्ट्स बना सकते हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स होने चाहिए। और जब आपने टाइमर लगा के सैम्पल पेपर को फिनिश कर लिया तो अब आप उसकी चेकिंग करोगे मार्किंग स्कीम के साथ। और मार्किंग स्कीम से जब आप चेकिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और क्या हमारे पास अभी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। लेट्स से कि आप बायोमैकेनिक्स में अटक रहे हो, आप जितने भी क्वेश्चन बायोमैकेनिक्स के लेट्स से 2 क्वेश्चन आए और आपसे दोनों ही अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाए, तो क्यों नहीं हो पाए, उसमें कहाँ कमी आ रही है। फिर हो सकता है कि एमसीक्यू में आपको दिक्कत आ रही हो, और एमसीक्यू में भी हो सकता है स्पेसिफिक आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में आ रही हो। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप असर्शन रीजन के बीच में बिकॉज लगा दो, और दूसरा तरीका होता है कि आप रीजन को गलत प्रूफ करने की कोशिश करो, ताकि जो ऑप्शन गिवन होता है उसी में 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें सैम्पल पेपर को एज अ मॉक की तरह लगाना है। ये हमें ये बताएगा कि हमारे पास अभी क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मैं अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और सैम्पल पेपर लगाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लोग इसको इग्नोर करते हैं, नहीं लगा के जाते हैं, फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेजमेंट में, पेपर प्रेजेंटेशन में, और आपको पता ही नहीं होता कि मैं पेपर में क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आप जब सैम्पल पेपर्स करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप कैसे आंसर्स लिखने में कंफर्टेबल हो। आपका पेपर क्लीन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कीवर्ड्स पे आपका फोकस होना चाहिए, फ्लो चार्ट डायग्राम जहाँ जहाँ बना सकते हो वहाँ वहाँ आपको ज़रूर से बनाने हैं। तो सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम से पहले ही आपका बोर्ड एग्जाम्स देने वाली बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा आता है जी रिपीटेड रिविजन्स। अब रिपीटेड रिविजन्स का क्या मतलब है, रिपीटेड रिविजन का मतलब है कि मैंने 5 दिन में 10 यूनिट्स अपनी खत्म कर ली। एवरी 2 डेज आप रिवाइज करोगे, ठीक है। जैसे लेट्स से आपने बायोमैकेनिक्स और लेट्स से चैप्टर नंबर 1 कर लिया कि एक मुश्किल ले लो एक इजी ले लो, है ना। तो मैंने ये 2 को रिवाइज कर लिया। अब आप रिवाइज कैसे करोगे कि लेट्स से आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। अब आप अपने आप से पूछो कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट के कीवर्ड्स क्या है। फिर आप अपने से पूछो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का सीक्वेंस क्या है, सब में होता क्या है, सबके कीवर्ड्स क्या हैं। अच्छा, कौन कौन सी डिफरेंट कमेटीज़ हैं, उन कमेटीज़ का क्या काम है, ठीक है। फिक्सचर्स ड्रॉ करने ही करने हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा सुखी रहोगे,
क्योंकि फिक्सचर्स का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जब आप ऐसी चीज़ें अपने आप से नहीं पूछोगे, आंख बंद करके रिकॉल नहीं करोगे, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को बार बार चैप्टर को देखने से कुछ नहीं होगा, आंख बंद करके रिकॉल करने से होगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, MCQs अटेम्प्ट करके देख लो, सैम्पल पेपर्स में से क्वेश्चन उठा के अटेम्प्ट करके देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है रिकॉल करने का। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक ब्लैंक पेपर लो और उस ब्लैंक पेपर पे उस चैप्टर के बारे में आपको जितना भी याद है, जो भी याद है, वो सारा लिख दो। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पोर्शन उस चैप्टर का याद है और कितना पोर्शन उस चैप्टर का याद नहीं है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उसकी रिवीजन करो तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दे सको। ठीक है जी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अब ये लास्ट के दिन में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठकर मोटे मोटे पन्ने के नोट्स बनाएं। नोट्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम एट दिस टाइम ऑफ प्रेपरेशन। अगर हमारे पास 250 घंटे बचे हैं और 250 घंटे में से मैं 200 घंटे सिर्फ लेक्चर देखने में और साथ में नोट्स बनाने में लगा रही हूँ, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ना आपको कुछ याद हो रहा है, ना आपकी कोई प्रिपरेशन हो रही है और ना ही कुछ होने वाला है उससे। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स को ज्वाइन करो। अब उसको ज्वाइन करने से क्या होगा, आपकी सारी प्रिपरेशन उस एक कोर्स से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बेटा उसमें क्या क्या मिलने वाला है, आपको उसमें मिलेंगे डिटेल्ड लाइन बाय लाइन लेक्चर्स। वो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, आपकी किताब से ही एक्सप्लेनेशन है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक बॉक्स कवर हुआ है उसमें। तो आपकी MCQ और आपके जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसकी बहुत ही बढ़िया आपके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको रेडीमेड नोट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, आपको अच्छे वाले नोट्स भी मिलेंगे और आपको माइंड मैप्स भी मिलेंगे। भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 50-60% काम आपका हमने कर दिया है। अब आपका सिर्फ इतना काम है कि आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, नोट्स पढ़ने हैं जो रेडीमेड नोट्स हैं, आपको डाउट सपोर्ट मिलता है, आपको जो है मेंटोरशिप सेशन, लाइव सेशन, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ एक ही कोर्स में मिलता है। और देखो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 250 घंटे हैं, सो वी हैव टू टॉक रियलिस्टिक। अब हम ये बातें नहीं कर सकते कि जी मैं तो उठूंगी, मैं किताब खोलूंगी और मैं किताब को बैठूंगी, क्योंकि अगर आप किताब लेके बैठे, आपने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया, आपको 2 दिन आप उसी पे बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि बीच में जो आपके फ़ोन आ रहे हैं, बीच में आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, बीच में आप डीमोटिवेट हो जाओगे, बीच में आप मीम्स देखने बैठ जाओगे, तो आपके पास इतना आप टाइम नहीं है खुद से पढ़ने का। तो इट्स बेटर कि आप रेडीमेड रिसोर्सेज का यूज़ करो, जिसमें आपका बहुत ही कम एफर्ट से आप 100 स्कोर कर जाओ इन फिजिकल एजुकेशन। और उसके लिए हमारा फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स जो है वो बेस्ट रिसोर्स है आपके फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए, क्योंकि वो आपकी पूरी की पूरी मदद करेगा आपको 100 स्कोर करने में, और इससे अच्छा रिसोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों इसका जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, जो हमारे जिंगर नोट्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, डिटेल नोट्स हो गए, सब आपको इसी कोर्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में आप 10.5 घंटे के अंदर अंदर अपना फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप एवरी डे अगर आप इसी कोर्स को बार बार सुन लोगे, पढ़ लोगे, कर लोगे, तो आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके पास कितना सारा टाइम बच जाएगा सैम्पल पेपर्स करने का, क्वेश्चंस लगाने का, अपने डाउट्स पूछने का, क्योंकि सारा काम तो हमने आपके लिए कर दिया है। आपको सिर्फ चैप्टर्स को समझना है, क्वेश्चंस लगाने हैं और अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर जाना है। बच्चों यही थी हमारी 10 डे की स्ट्रैटेजी। सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई फालतू कोई तुक्काबाजी नहीं है। जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वही मैंने आपके साथ आज शेयर करी है, वही मैंने आपके साथ बताई हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और जो मैंने आपके साथ एक प्लान शेयर किया है प्लीज़ उसे अच्छे से यूज़ करना। एंड हाँ, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट हमारे चैनल पे आता रहता है बोर्ड्स और CUET का। और एक और बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, और हमारे इसी कोर्स में आपको डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। इतना बढ़िया कोर्स है जो आपको 10.5 घंटे के अंदर अंदर
ही आपका पूरा सब्जेक्ट करा देगा। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, आपको लाइव सेशन, मेंटोरशिप सेशन, सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन बैंक भी होता है इसमें। ये आपकी बहुत अच्छी तैयारी कर देगा, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है, तो हमें रियलिस्टिकली अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे कोर्स को चेकआउट करना मत भूलना। इसका बच्चों लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और यहाँ पर भी मैं QR लगा दूंगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश या कुछ भी। हम आपके लिए वो लेके ज़रूर आएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।